नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूफ़ी काव्य के अगले कवि जायसी के बारे में। जायसी बहुत ही महत्वपूर्ण कवि रहे हैं सूफ़ी काव्य के अंतर्गत, और जायसी से संबंधित एक प्रश्न तो एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। और जायसी की जो रचनाएं हैं, बहुत सारी रचनाएं इन्होंने लिखी है, उनकी रचनाओं से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो सभी आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को पूरा देखें और पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत खुशी होती है, और उससे मुझे अंदर से इतनी खुशी होती है कि मैं कोशिश करती हूँ कि आपके लिए नई नई वीडियो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बना पाऊँ। तो अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भेजते रहें। कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। तो देखते हैं आज की इस वीडियो में जायसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जायसी सूफ़ी कवि हैं, ध्यान रखना आपको। कहाँ रहते थे? तो अमेठी के निकट जायस में रहते थे जायसी। इनके नाम से ही आप रिलेट कर सकते हो। दूसरी बात, किसके शिष्य थे? तो इनके गुरु का नाम क्या था? गुरु थे शेख फ़कीर मोहिदी नाम था, या फिर इनको मुहुद्दीन भी कहा जाता था। ठीक है, ये इनके गुरु का नाम था। एक और इम्पोर्टेंट बात कि किसके समकालीन कवि, किसके समकालीन, यानी इनके समय में राजा कौन था? तो किसके समकालीन थे? तो शेरशाह के समकालीन कवि थे ये, शेरशाह के। ठीक है, समकालीन थे शेरशाह के, ये आपको याद रखना है। दूसरा, अब जायसी की महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में बात करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा फैक्ट और आपको याद रखना है जायसी के बारे में, कि इन्होंने अपने से पहले जो रचनाएं हुई हैं उन 4 रचनाओं का इन्होंने उल्लेख किया है, जिनमें है एक मृगावती, मधुमालती, मुग्धावती और प्रेमावती। ठीक है, इन्होंने बताया है कि इनसे पूर्व, इन्होंने जब रचना लिखनी शुरू की तो इनसे पूर्व ये 4 रचनाएं लिखी गई थी। ठीक है, तो अब बात करते हैं जायसी की जो भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनके बारे में। सबसे पहली रचना पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा और कन्हावत। तो ये तो थी इनकी कुछ रचनाएं, इंपॉर्टेंट रचनाएं हमने यहाँ पे देखी। अब इसमें से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो पद्मावत से बनते हैं। ठीक है, उसके बाद पद्मावत की बात करेंगे हम लास्ट में। एक बार सबसे पहले इन सब के बारे में जान लेते हैं कि इन सब में क्या है, क्योंकि ये शॉर्ट में आपको बताया जाएगा। पद्मावत से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो एक बार इससे डिटेल में यहाँ में लिख दूँगी आपके लिए। तो देखिए, बात करते हैं अखरावट की। अखरावट में क्या है? तो आप इसको इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, अखर यानी अक्षर। ठीक है, अखर से बनाया आप अक्षर। अक्षर यानी जैसे हमारी जो हिंदी की वर्णमाला है उसमें जितने भी अक्षर हैं, तो एक एक अक्षर को लेकर, एक एक वर्ण को लेकर इसमें चौपाइयाँ लिखी गई हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक एक अक्षर पर लिखी चौपाइयाँ हैं इसमें। ये आपको ध्यान रखना है अखरावट में। आखिरी कलाम की बात करें तो इसमें कयामत का वर्णन है, कयामत का वर्णन है और मुग़ल बादशाह जो थे बाबर,
बाबर की प्रशंसा की गई है इसमें। आखिरी कलाम। कयामत आप जैसे जानते हैं, हिंदी में कयामत को प्रलय कहा जाता है कि जब सब कुछ ख़त्म होने वाला होता है तो उस समय में उसको कयामत कहा जाता है, कयामत का वर्णन है। और जो मुग़ल बादशाह रहे बाबर, उनकी प्रशंसा की गई है। चित्ररेखा जो है एक लघु प्रेमाख्यानक है। इसके बारे में आप इतना ही याद रखें कि चित्ररेखा लघु प्रेमाख्यानक है। कहरानामा, कहरानामा में आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है। आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है। और इसकी शैली कौन सी है, तो कहरवा शैली में लिखा गया है। कहरवा शैली, ये आपको याद रखना है, कहरवा शैली में लिखा गया है। मसलानामा की बात करें तो इसमें ईश्वर के प्रति प्रेम भक्ति का वर्णन है। ईश्वर के प्रति प्रेम। ठीक है, तो ये तो था जिनकी इम्पोर्टेंट बातें जो पूछी जा सकती हैं, चांस है, तो उनके बारे में आपको थोड़ा बता दिया है। अब बात करेंगे पद्मावत की डिटेल में। तो एक बार मैं यहाँ का मिटा देती हूँ, उम्मीद है आपने ये सब नोट कर लिया होगा। तो ये मिटा देती हूँ ताकि पद्मावत के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो यहाँ लिखी जा सके। आइए बात करते हैं पद्मावत की। पद्मावत में क्या महत्वपूर्ण है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये एक प्रबंध काव्य है, यानी एक रूपक काव्य भी इसको कहा जाता है। ठीक है, दूसरी बात, इसके अंदर 57 खंड है। अनुप्रास जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है, सॉरी अनुप्रास कह रही हूँ, अलंकार जो है इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। और इसमें जो नायक नायिका हैं नागमती, पद्मावती और रतन सेन, इनकी प्रेम कहानी है इसके अंदर। ठीक है, प्रेम कथा। दूसरा इम्पोर्टेंट बात जो है पद्मावत में, ये मसनवी शैली में लिखा गया है। मसनवी शैली। और अगली बात कि इसमें विरह वर्णन जो किया गया है, बारहमासा का प्रयोग किया गया है। बारहमासा आप जानते हैं, जैसे कि जब भी किसी काव्य में विरह वर्णन किया गया तो उस समय में पूरे 12 महीने में नायक और नायिका का की क्या मनोदशा रही, क्या वो लोग एक दूसरे के बारे में सोचते थे, किस तरह से वो मौसम बीतते थे, वो सारा का सारा वर्णन इन ग्रंथों में किया गया है। तो उसी तरह से पद्मावत में भी जो विरह वर्णन किया गया है उसमें 12 मासा यानी पूरे 12 महीने की बारे में बताया गया है। ठीक है, अगला जो पॉइंट बनता है नंबर 6, इसमें आपको ध्यान रखना है कि पद्मावत में जितने भी पात्र हैं, पात्र यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, पात्र, इनको किसी न किसी का प्रतीक बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो पात्र हैं वो किसी प्रतीक को बनाकर लिखे गए हैं। तो कौन सा पात्र किसका प्रतीक है वो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपका बनता है और पूछा जाता है। जो पहला पात्र है रत्नसेन, ये मन या आत्मा का प्रतीक है। इसमें एक और अब पात्र है सिंघल। पात्रों के नाम भी आप ज़रूर याद रखें, पूछे जाते हैं। सिंघल ये हृदय का प्रतीक है। एक और पात्र पद्मिनी, परम सत्ता की प्रतीक है। पद्मावती श्रद्धा या सात्विक बुद्धि की प्रतीक है।
सात्विक बुद्धि। और उसी तरह से जो नागमती है, नागमती, ये दुनियादारी या फिर सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है। इसके अलावा कुछ और पात्र रहते हैं, वो भी बताती हूँ। इसमें जो राघव चेतन है, राघव चेतन शैतान का प्रतीक है और अलाउद्दीन ये माया का प्रतीक है। ठीक है, तो ये तो थे इनके कुछ पात्र, और वो किसके प्रतीक के रूप में इस ग्रंथ में लिखे गए हैं तो वो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। इससे क्वेश्चन बनता है। एक और क्वेश्चन जो कि सूफी काव्य की सर्वश्रेष्ठ रचना, पूरे सूफी काव्य की सर्वश्रेष्ठ रचना किसको माना जाता है, तो पद्मावत को स्वीकार किया जाता है। और इसमें पद्मावत में एक खंड आता है नागमती वियोग खंड। जैसे मैंने आपको बताया कि पद्मावत में 57 खंड है, उन्हीं में से एक खंड है नागमती वियोग खंड। ये हिंदी की अनुपम निधि, इसको स्वीकार किया जाता है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो नागमती वियोग खंड आपको याद रखना है। अब बात करते हैं एक बार आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने इस पद्मावत के बारे में क्या कहा है। तो देखिए, पद्मावत को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने समासोक्ति कहा है। ठीक है, यहाँ पे ये वर्ड मैं लिख देती हूँ, समासोक्ति पद्मावत को कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और पद्मावत के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि पद्मावत का जो पूर्वार्ध है, यानी स्टार्टिंग का जो पार्ट है, वो कल्पना पर आधारित लिखा गया है, लेकिन उसका जो उत्तरार्ध है यानी बाद का जो पार्ट है वो ऐतिहासिक है। ठीक है, यानी इतिहास की घटनाओं से प्रेरित होकर उसको लिखा गया है। यानी उन्होंने इसको कल्पना और ऐतिहासिक घटनाओं का मिश्रण कहा है पद्मावत को। दूसरा, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो जायसी की सिर्फ 3 रचनाओं को ही प्रमाणित मानते हैं। एक तो हो गया पद्मावत, एक आखिरी कलाम और अखरावट। और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो उनका कहना ये भी है कि जैसे जब कबीर के हम दोहे पढ़ते हैं, कबीर की बात करते हैं, तो कबीर ने भी निर्गुण धारा की ही बात की, जायसी ने भी निर्गुण धारा के अंतर्गत ही अपनी काव्य रचनाएं की। लेकिन कबीर ने जिस तरह से निर्गुण धारा में ईश्वर की बात की है, उन्होंने केवल आत्मा, परमात्मा इनकी बात की है। ठीक है, यानी संसार से उसको जोड़ते हुए, जैसे जो मनुष्य है वो इतनी सरलता से उसे नहीं समझ सकते जब तक आप चीज़ों को सांसारिक रूप में किसी के सामने प्रस्तुत ना करें, तब वो कई बार जो परोक्ष चीज़ें होती हैं, जो हम, एक होती है प्रत्यक्ष जो हमें आंखों से सामने दिखाई देती है, और एक होती है परोक्ष जो हमारे सामने नहीं है लेकिन फिर भी हम उसको अपनी कल्पना में देखते हैं और सत्य मानते हैं। तो कबीर ने सारी परोक्ष चीज़ों की बात की है, लेकिन यहाँ पर उसमें कबीर को पढ़ते टाइम यहाँ पर प्रत्यक्ष का अभाव सा मालूम होता था, और उस अभाव को पूरा किया है जायसी ने अपने पद्मावत के माध्यम से। ये कहना है रामचंद्र शुक्ल जी का। एक ऐसे विद्वान जिन्होंने पद्मावत को सूफी काव्य मानने से ही इनकार कर दिया। ठीक है, उनका नाम क्या है वो आपको ध्यान रखना है। क्या नाम है, तो विजय देव नारायण शाही। ठीक है, विजय देव नारायण शाही। सबसे पहली बात, जिनका इनका महत्वपूर्ण कथन, इन्होंने पद्मावत को हिंदी की अपनी ही तरह की एक अकेली ट्रेजिक कहा है, ट्रेजिक कृति कहा है, अकेली ट्रेजिक हिंदी की अपनी ही ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है पद्मावत को विजय देव नारायण शाही ने, और इन्होंने पद्मावत को सूफी काव्य मानने से भी इनकार किया है।
तो ये तो थी पद्मावत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें और जायसी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। बात कर लेते हैं एक बार अगले कवि की। कवि उस्मान, सूफ़ी कवि उस्मान के बारे में। सबसे पहले ये किसके शिष्य थे, तो आपको याद रखना है चिश्ती वंश में ही, चिश्ती वंश जो आपने पढ़ा था ना, चिश्ती संप्रदाय, ठीक है, उसी वंश में हाजी बाबा हुए जिनके ये शिष्य थे, हाजी बाबा के शिष्य थे, ठीक है। किसके समकालीन थे, तो जहांगीर के समकालीन थे। अगली बात, उस्मान ने कौन सी रचना लिखी है, तो इनकी रचना का नाम है चित्रावली, ठीक है। और इसमें जो नायक है, नायक का नाम है सुजान और नायिका का नाम है चित्रावली, और इनकी प्रेम कथा इसमें वर्णित है, ठीक है। ये आपको याद रखना है बस उस्मान जी के बारे में कि ये हाजी बाबा के शिष्य थे, जहांगीर के समकालीन थे। इनकी रचना का नाम है चित्रावली और चित्रावली के नायक और नायिका का नाम है सुजान और चित्रावली, ठीक है। एक बार अगले कवि की और बात कर लेते हैं, सूफ़ी कवि नूर मोहम्मद के बारे में। तो नूर मोहम्मद जो हैं, मोहम्मद शाह के समकालीन थे, समकालीन, इनके समकालीन कवि थे और इन्होंने फ़ारसी भाषा में एक रचना लिखी है, फ़ारसी में, जिसका नाम है रोज़ुल हक़ायक़, ठीक है। नूर मोहम्मद ने दो और रचनाएं लिखी हैं, इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। इंद्रावती जो है सूफ़ी काव्य परंपरा का अंतिम ग्रंथ है, ये आपको याद रखना है, सूफ़ी काव्य परंपरा का अंतिम ग्रंथ। अनुराग बांसुरी जो है ये इन्होंने हिंदी में लिखा है और इस वजह से, हिंदी भाषा में लिखे जाने की वजह से इनको इस ग्रंथ के लिए मुसलमानों का विरोध भी सहना पड़ा था। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके लिए इन्होंने, जो मुसलमान थे इनके विरोध में हो गए थे, उनका उपालंब इनको स्वीकार करना पड़ा, ठीक है। और इस वजह से ये चर्चा में आए। दूसरा, इंद्रावती इनका फेमस ग्रंथ है जो कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है क्योंकि ये सूफ़ी काव्य परंपरा का अंतिम ग्रंथ है, ठीक है। तो ये तो था आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण बातें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। और इससे अगली जो वीडियो होगी वो सूफ़ी काव्य पर ही होगी, लेकिन उसमें हम सूफ़ी काव्य के जितने भी महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं और उनके कवि हैं तथा उनकी भाषा, उसके बारे में ही बात करने वाले हैं। शॉर्ट में एक वीडियो रहेगी जिसमें रचना, उसके महत्वपूर्ण कवि, उनकी भाषा क्या है, या फिर उसमें नायक नायिका, मतलब कुछ भी इम्पोर्टेंट बातें हैं, फैक्ट्स हैं, तो वो हम जल्दी से एक बार देखेंगे। और सूफ़ी काव्य परंपरा में जो भी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं जो एग्ज़ाम में पूछी गई हैं, उनके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस चैनल पर। धन्यवाद।